हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द विजन यूपीपीसी चैनल में। मेरा नाम है शिवम चहल। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाली सारी वीडियो आप आसानी से देख सकें। दोस्तों, पॉलिटी के क्रैश कोर्स के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन को लेकर और साथ में उन पर महाभियोग जो है कैसे लगाया जाता है, दोनों में कौन कौन शामिल होता है। तो पूरी प्रक्रिया जो है राष्ट्रपति के इलेक्शन की हम देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रेसिडेंट के इलेक्शन से पहले हम देखते हैं कि संघ की कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होता है। ठीक है, पिछली वीडियो हमने देखा था कि संसद किससे मिलकर बनती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बार क्वेश्चन ये जो है पूछा जाता है कि संघ की कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होता है। तो दोस्तों, संघ की कार्यपालिका जो होती है उसमें राष्ट्रपति शामिल होते हैं। उसकी वजह मैं आपको बता दूं, भारत सरकार का कोई भी कार्य जब होगा तब वो राष्ट्रपति के नाम पर ही किया जाता है। जैसे फॉरेन में जो किसी देश में हमारा कोई प्रतिनिधि, राष्ट्रपति जाए, प्रधानमंत्री जाए या कोई और भी जाए, ठीक है, तो ओएमयू जो हम साइन करते हैं किसी दोस्त के दूसरे देश के साथ में किसी समझौते को लेके, तो वो राष्ट्रपति के नाम पर ही होते हैं। मतलब एक तरह से ये कहें, कहा भी जाता है और ये होता भी है कि राष्ट्रपति देश का या राज्य का मुखिया होता है। ठीक है, दूसरा है उपराष्ट्रपति जो कार्यपालिका सदस्य होता है। तीसरा इंपॉर्टेंट है प्राइम मिनिस्टर, और चौथा है मंत्रिमंडल, और पांचवा है महान्यायवादी। अभी फिलहाल मुकुल रोहतगी जो है हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं। ठीक है, और अभी इन्होंने मना कर दिया है कि मैं सेकंड टर्म में नहीं रहूंगा, इसी साल रहूंगा। तो अगर ये हट जाए ना तो इनका कोई जो नए बने तो उनके याद रख लेना, यही नहीं है मुकुल रोहतगी, कोई और भी बन सकता है। ठीक है, शायद लास्ट के अंत तक कोई नया आदमी जो हो वो बन जाए दिसंबर तक। अभी फिलहाल मुकुल रोहतगी है। तो कभी भी अगर ऐसा मत करना कि मेरी वीडियो देख लिया तो बाद में 5 साल तक मुकुल रोहतगी आंसर मान रहे हो आप, तो ऐसा नहीं, ये हट जाएंगे। ठीक है, इस साल तक। तो ये बात रही संघ की कार्यपालिका की। अब देखे हैं प्रेसिडेंट का इलेक्शन। दोस्तों, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन शामिल होता है, पिक्चर के थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। पूरा वीडियो आप 1 मिनट आराम से बैठ के देख लीजिए। आप एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो सकता राष्ट्रपति के निर्वाचन से, क्योंकि मैंने विजुअलाइजेशन से या पिक्चर से इस तरह के समझाने की कोशिश की है कि आप कभी नहीं बोलेंगे। दोस्तों, इस कैरेक्टर को हम याद करें तो इनका नाम है बाबू भाई। ठीक है, हेरा फेरी में ये कैरेक्टर था। और इनको फॉर एग्जाम्पल मैंने एक आम आदमी के तौर पर यहाँ पर लिया है कि एक आम आदमी कभी भी राष्ट्रपति को नहीं चुन सकता, राष्ट्रपति के इलेक्शन में कभी भी वोट नहीं कर सकता। इसीलिए राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है अप्रत्यक्ष होता है या इनडायरेक्ट रूप से उनको चुना जाता है। अब बात आती है कि भाई कौन उनको जो है वोट करेगा। तो पार्लियामेंट होता है, तो उसके जो दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, वो उनके लिए जो है वोट करते हैं। लेकिन इसमें भी एक फंडा है कि इसमें सिर्फ वही लोग वोट करेंगे जो निर्वाचित होंगे, यानी कि इलेक्टेड होंगे। अब इलेक्टेड कैसे होंगे? प्राइम मिनिस्टर को तो सब लोग प्राइम मिनिस्टर जानते हैं भाई। तो इनका जो संसदीय क्षेत्र है वो कहाँ है? बनारस है। हराया था केजरीवाल को, यानी कि वो जीते थे। केजरीवाल को हरा के प्रधानमंत्री बने थे ये इलेक्टेड हुए थे लोकसभा के लिए। ठीक है, एक तो ये चीज हो गई कि भाई इलेक्टेड होना चाहिए। दूसरी बात है मनोनीत की। ठीक है, तो सचिन तेंदुलकर इस टाइम राज्यसभा में इनका जो है मनोनीत किया गया है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, तो क्योंकि राष्ट्रपति ने इनको मनोनीत किया है, तब सवाल ही नहीं उठता कि ये राष्ट्रपति को फिर से बना दे, वरना राष्ट्रपति और इनमें सेटिंग बैठ जाएगी। सचिन भाई, मैंने तुमको मनोनीत किया था, तुम मुझे वोट कर देना अगला इलेक्शन में आने के बाद में। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जो है संविधान के जो लोग थे हमारे, जिन्होंने संविधान लिखा, वो बहुत समझदार लोग थे। वो सब जानते थे कि बाद में कैसी कैसी सेटिंग जो है बनाई जा सकती है। तो ये वोट नहीं कर सकते, बिकॉज इनको जो है राष्ट्रपति ने ही इलेक्टेड किया। ऐसा कहीं पर संविधान में नहीं लिखा हुआ है, मैं एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं कि भाई सेटिंग ना बना लें, इसलिए मनोनीत, यानी कि कोई भी मनोनीत व्यक्ति, नॉमिनेटेड व्यक्ति जो होगा, कभी भी राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोट नहीं कर सकता। ठीक है, वो चाहे लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो। लोकसभा में 2 लोग होते हैं जो मनोनीत किए जाते हैं, और राज्यसभा में 12 ऐसे लोग होते हैं जो मनोनीत किए जाते हैं। यानी कि ये 14 भाई लोग कभी भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट नहीं कर सकते। ठीक है, तो दोस्तों ये बात हुई हमारी पार्लियामेंट की। अब हम देखते हैं स्टेट के बारे में। दोस्तों, बात आती है कि राज्य में कौन कौन राष्ट्रपति के लिए वोट कर सकता है। तो देखिए, राज्य की विधानसभा होती है,
और एक राज्य में होती है विधान परिषद। ठीक है, तो एक तो विधानसभा में वही चीज आ गई कि जो निर्वाचित होंगे, इलेक्टेड होंगे, वो तो वोट करेंगे भाई, लेकिन फिर वही मनोनीत जो होगा ना वो वोट नहीं करेगा। ठीक है, तो मनोनीत यहां भी वोट नहीं करेगा, और मनोनीत जो है सेंट्रल में यानी संसद राज्यसभा लोकसभा के जो होंगे वो भी जो है नहीं वोट करेंगे, और विधानसभा में भी मनोनीत वोट नहीं करेगा। तो याद रखिए, मनोनीत का इलेक्टेड जब इलेक्शन होता है राष्ट्रपति के, तब कोई काम नहीं होता। अगला जो है कि भाई राज्य की जो विधान परिषद होती हैं, क्या वो वोट करती हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो विधान परिषद होती हैं वो वोट नहीं करती हैं। इसका मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर बता दूं कि पश्चिम बंगाल में तो विधान परिषद है नहीं भाई, यूपी में है, जम्मू कश्मीर में है, और बाकी जो है टोटल 7 राज्यों में विधान परिषद है, बट पश्चिम बंगाल में नहीं है। तो ममता बनर्जी बहुत नाराज हो जाएगी कि भाई तुमने अपने स्टेट वालों को तो वोट पड़वा दिए राष्ट्रपति के लिए, तुम्हारा राष्ट्रपति भी चुन जाएगा भाई, कि यूपी में वैसे ही इतनी सारी सीटें हैं बीजेपी के पास में, तो भाई ममता बनर्जी तो बहुत नाराज हो जाएगी, और इन भाई का सहयोग लेके वो तो बवाल मचा देगी पार्लियामेंट में। तो इसलिए जो नियम बनाया गया है कि विधान परिषद, क्योंकि हर राज्य में विधान परिषद नहीं है, सिर्फ 7 राज्यों में विधान परिषद है, इसलिए हम विधान परिषद का जो लोग हैं वो वोट नहीं कर सकते किसमें, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, इसलिए इन भाई लोगों को मना किया गया है। दूसरा अगला है केंद्र शासित जो राज्य हैं, दिल्ली और पुदुचेरी। अब 2 में विधानसभा है, तो जाहिर सी बात है जो लोग इनसे इलेक्टेड होके आएंगे वही लोग वोट करेंगे। जैसे हमारे केजरीवाल भाई साहब हैं, वोट करेंगे प्रेसिडेंट के लिए, क्योंकि इनकी विधानसभा में ये निर्वाचित हैं, शीला दीक्षित को इन्होंने हराया था, इलेक्टेड हैं ये। और पुदुचेरी में भी जो लोग विधानसभा में शामिल हैं इनकी वो करेंगे, निर्वाचित करेंगे, मनोनीत नहीं करेंगे। दोस्तों विधान परिषद से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आता रहता है कि कहां पर विधान परिषद है, कहां पर विधान परिषद नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, भारत के सिर्फ 7 राज्य ऐसे हैं जहां पर विधान परिषद जो है बनी हुई है। अब किसी राज्य में प्रक्रिया चल रही है, वहां पास कर दिया है, सेंट्रल में नहीं आया, सेंट्रल में पास कर दिया, वहां नहीं आया, तो वो सब नहीं गिनने आपको। 7 में पास है, 7 में चल रहे हैं, और 7 में वो कौन है तो आप मैपिंग तो समझ सकते हैं। जम्मू कश्मीर जो सबसे टॉप पे है, फिर उसके बाद में जो है यूपी आ जाएगा अपना, और उसके बाद बिहार आ जाएगा। साउथ में अगर आप चले जाएं तो महाराष्ट्र से शुरुआत करें, फिर कर्नाटका, उसके बाद तेलंगाना, और फिर आंध्र प्रदेश। तो आप थोड़ा सा दिमाग में मतलब इधर फिट करके बैठिए कि देखिए जम्मू कश्मीर सबसे टॉप पे है, ठीक है, यूपी के साथ बिहार आता ही है, सब यूपी बिहार एक साथ ही बोलते हैं, ठीक है, तो वहां तो एकदम फिक्स हो गया। टॉप पे मतलब हेड को मान लीजिए जम्मू कश्मीर, साथ में यूपी बिहार तो एक साथ सब लोग नाम ही बोलते हैं। उधर महाराष्ट्र के नीचे आता है कर्नाटका, महाराष्ट्र कर्नाटका, और फिर उधर जो आता है तेलंगाना और आंध्रा। तो मेरे ख्याल से कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि किस राज्य में विधान परिषद है और किस राज्य में विधान परिषद नहीं है। ठीक है, तो ऐसे 1 मिनट बैठ के ठीक से विजुअल कर लीजिए, आसानी से याद हो जाएगा। दोस्तों राष्ट्रपति चुने जाने की जो कुछ शर्तें हैं वो हम बात करते हैं, इन पर क्वेश्चन बनते रहते हैं लगातार। पहली है भारत का नागरिक हो। देखिए भारत का नागरिक हो, यहाँ उनके कहने का मतलब है कि जन्म से भारतीय नहीं होना चाहिए। ठीक है, जरूरी नहीं है जन्म से भारतीय ही हो, भारत की नागरिकता ले ली हो कोई बात नहीं, वो प्रेसिडेंट बन सकता है। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है, अमेरिका में आप नागरिकता लेकर राष्ट्रपति नहीं बन सकते, जन्म से हमको अमेरिकी होना पड़ेगा, ये वहाँ का नियम है। दूसरा है 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, पूर्ण कर चुका हो, ना कि 35 वर्ष का हो। एक एक वर्ड्स की इंपॉर्टेंट है पॉलिटी में, ध्यान से नहीं पढ़ा ना तो क्वेश्चन निकल जाएगा, और घर पे आके यही दिमाग में आएगा, ओ शिट मुझे तो ये पता था, मैंने तो ये पढ़ा ही नहीं, तो ना पढ़ने से गलत हो जाता है। अगला है वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की अर्हता रखता हो। ये दोस्तों ये जो शर्तें बता रहा हूँ ना, मैं अपने घर से नहीं बता रहा, ये संविधान में लिखी हुई है, तो बहुत केयरफुल उनको पढ़ना है। जहाँ बुक्स आप पढ़ रहे हो कहीं भी, मेरा तो बस ये क्रैश कोर्स है कि आपको ध्यान दिला सको कि यहाँ पर गलतियाँ होती हैं। जो नए लोग होते हैं स्पेशली, पुराने लोगों तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो बढ़िया से सब कुछ साम दाम दंड भेद सब आता है उनको। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की उनके अंदर अर्हता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है संविधान में, और ये इस तरह से क्वेश्चन भी आता है क्या संविधान में ये लिखा हुआ है कि लोकसभा का सदस्य बनने की निर्वाचित होने, तो राष्ट्रपति का लोकसभा से क्या लेना देना भाई, तो लोग तो कट कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है, ये लिखा हुआ है कि भाई उसको लोकसभा का सदस्य होने की अर्हता जो है उसके अंदर होनी चाहिए कि वो
इलेक्टेड हो सके लोकसभा के लिए, वो ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति जो है बन सकता है। दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं यहाँ पर, लगातार इससे जो है क्वेश्चन बनते रहते हैं कि ये हो सकता है, वो हो सकता है। तो देखिए सबसे पहली बात याद रखिए कि प्रेसिडेंट को कब से उसके जो 5 साल हैं कब से गिने जाते हैं। तो दोस्तों जिस दिन उसने पद धारण किया हो उस दिन से काउंट होते हैं उसके 5 साल। किस दिन से? जिस दिन से उसने अपना पद धारण किया हो तब से 5 साल उसके काउंट होना शुरू होते हैं। दूसरा है, क्या भारत का राष्ट्रपति 10 बार प्रेसिडेंट बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, कोई रोक टोक नहीं है भाई, जितनी बार चाहो उतनी बार तुम राष्ट्रपति बन जाओ। लेकिन बुढ़ापे में जाके बनते हैं सब, तो इतना मौका मिलता कहाँ है। अमेरिका में 2 बार का है कि भाई आप 2 बार से ज़्यादा प्रेसिडेंट नहीं बन सकते, ठीक है। बराक ओबामा 2 बार बने चले गए, ट्रंप तो शायद एक ही बार रुकेगा, दूसरी बार ही आएगा ही नहीं। जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण ना कर ले राष्ट्रपति 5 साल तक कार्य करता रहता है। तो हाँ ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वैसे तो देखो संविधान में लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट की जब 5 साल होने वाले हो ना, उससे 6 महीना पहले ही तुम भैया इलेक्शन करा लो, जिससे बाद में ये फालतू का नौटंकी जो हो ही ना, ठीक है। ये संविधान लिखा हुआ है कि भाई 6 महीना पहले इलेक्शन करा लो तुम, जो इसके 5 साल पहले होने से पहले ही, ठीक है। तो इस तरह की नौबत नहीं आने देते। लेकिन ये लिखा हुआ है कि भाई किसी कारण से अगर उत्तराधिकारी नहीं मिल रहा है तो जो बना हुआ है ना प्रेसिडेंट, उसको भगाओ मत, उसको रखो भाई, उसको चलवाओ, उसी से काम चलाओ। जब कोई नया बन जाए तब हटा दो। ये नहीं कि 5 साल हो गए भाई तुम तो मतलब अब नौकरी से इस्तीफा देकर निकल लो अब तो यहाँ से। तो ऐसा नहीं है, कोई इनके रिटायरमेंट की एज नहीं है, तो ये आराम से रुक सकते हैं। 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 6 महीना भी रुक सकते हैं। लेकिन जब तक इनका उत्तराधिकारी नहीं बन जाता, उत्तराधिकारी बन जाएगा तो फिर तुरंत हट जाएंगे। उसके बाद यदि पद किसी मृत्यु, त्यागपत्र, निष्कासन अथवा किसी अन्य कारण से रिक्त होता है तो राष्ट्रपति का चुनाव पद रिक्त होने से 6 महीने के भीतर कराना चाहिए। और नया राष्ट्रपति ग्रहण करने के बाद जब पद ग्रहण कर लेगा तो 5 वर्ष तक रहेगा। तो देखिए यहाँ पर ये इसमें भी लोग गच्चा खा जाते हैं। गच्चा कैसे खाते हैं? पार्लियामेंट का इलेक्शन जब होता है ना, लोकसभा का इलेक्शन, तो मान लीजिए कोई लोकसभा का सदस्य था, टपक गया मतलब उसकी डेथ हो गई, ठीक है। तो उसके पार्लियामेंट को हुए हैं 2 साल अभी तक, तब क्या हुआ? उसके री इलेक्शन हुआ उसकी जगह। तो जो री इलेक्टेड व्यक्ति होता है ना, वो सिर्फ 3 साल के बनता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो पार्लियामेंट है ना, वो 5 साल के लिए तो चुनी गई है भाई, वो कोई 50 साल के लिए थोड़ी ना चुनी गई है, 5 साल के लिए चुनी गई है वो। तो उस बीच जो भी टपकेगा आएगा टपकेगा, तो उसके लिए थोड़ी ना कि हर व्यक्ति के लिए। अब पता लगा कि 2 साल बाद एक आदमी मर गया तो उसके लिए इलेक्शन हुआ, तो भाई जाहिर सी बात है वो 5 साल के नहीं रह सकता, क्योंकि ऑलरेडी पार्लियामेंट खुद 2 साल अपने खा चुकी है। तो 2 साल जब खा लिए ना, तो 3 ही साल तो बचे, तो वो 3 ही साल के लिए बनेगा। लेकिन प्रेसिडेंट के साथ ऐसा थोड़ी ना है भाई। प्रेसिडेंट तो एक ही होता है ना, उसकी कोई पूरी सभा या पूरी सेना थोड़ी है उसके पीछे, वो एक व्यक्ति है। तो जाहिर सी बात है जब वो डेथ हो जाएगी या कुछ हो जाएगा या त्यागपत्र दे देगा, कुछ भी दे देगा, तो यानी वो कह देगा भाई मैं तुम्हारी सेवा नहीं कर सकता इस देश की, मैं तो चला अपनी गली। तो वो तो निकल गया। तो जो अब वो तो निकल गया तो क्या होगा? अब हर आदमी ऐसा थोड़ी ना कि उसका कार्यकाल पूरा करने के लिए आएगा भाई, वो तो निकल गया, वो तो सिंगल व्यक्ति था, निकल गया। लेकिन पार्लियामेंट में सिंगल नहीं होते ना, बहुत सारे सदस्य होते हैं, तो उनका भी ध्यान रखा जाता है। तो इसलिए यही डिफरेंस है पार्लियामेंट वालों के लिए कि पार्लियामेंट में जो व्यक्ति की डेथ होती है वो 2 साल या 3 साल के लिए जो टाइम बचता है ना, उसी के लिए बनता है वो सदस्य। लेकिन राष्ट्रपति सदस्य नहीं है, वो तो खुद में राष्ट्रपति है भाई, वो तो एक सिंगल व्यक्ति है। तो उसका जब भी इलेक्शन होगा ना, जब भी वो चुना जाएगा, तो वो पूरे 5 साल के लिए चुना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करना है। राष्ट्रपति की मृत्यु होने पर उपराष्ट्रपति उसका पद जो है ग्रहण कर पाता है। यदि अगर उपराष्ट्रपति भी ना हो तो भारत का मुख्य न्यायाधीश, और भारत का जो है मुख्य न्यायाधीश भी अगर ना हो तो सुप्रीम कोर्ट का कोई भी वरिष्ठ व्यक्ति जो होगा वो जो है प्रेसिडेंट का, कार्यवाहक प्रेसिडेंट का जो है कार्य करेगा। दोस्तों बात आती है महाभियोग चलाने की। तो देखिए याद रखिए कि महाभियोग का जो प्रस्ताव होता है, यानी कि राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव जो होता है, वो किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि वो राज्यसभा में लाया जाए या जरूरी नहीं है कि उसको लोकसभा में ही लाया जाए, वो दोनों सदन में से किसी भी सदन में लाया जा सकता है। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन लगातार बनता रहता है, ठीक है। उसके बाद देखिए मान लीजिए अगर लोकसभा में आया, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे कि लोकसभा में आया, तो लोकसभा के 1/4 जो सदस्य होंगे ना, वो साइन कर देंगे, ठीक है, कि भाई हमको
साइन करके दे रहे हैं कि राष्ट्रपति को हमको हटाना है। उसके बाद राष्ट्रपति को जो है एक 14 दिन का नोटिस भेज दिया जाता है कि भाई ये 1/4 लोग आपसे बहुत नाराज हैं और ये लोग धमकी दे रहे हैं कि आपको हटा देंगे, इसलिए राष्ट्रपति जो है अपने कुछ सेटिंग वेटिंग बना ले, इसलिए 14 दिन का नोटिस। मुझे तो यही लगता है कि इसीलिए शायद दिया जाता हो, वरना क्या मतलब बनता है। अगली बात आती है कि भाई 14 दिन जब पूरे हो जाते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति कुछ नहीं कर पाते, उसके बाद जो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, मान लीजिए एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, ये नहीं कह रहा कि लोकसभा में ही शुरुआत हुई, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर देंगे कि लोकसभा के जो सदस्य थे हमारे, वो 2/3 बहुमत से जो है इसको पास कर दिया, ठीक है। यानी स्टार्टिंग इस तरह से थी कि लोकसभा के लोगों ने माना कि भैया राष्ट्रपति को हटाना चाहिए, तो 1/4 सदस्यों ने पहले साइन किया, उसके बाद हमने राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस दिया, ठीक है, उसके बाद जो है 2/3 बहुमत से पास कर दिया गया। अब इसके बाद बात आती है किसकी, राज्यसभा की। तो राज्यसभा में जब इस प्रस्ताव को भेजा जाता है कि भाई राष्ट्रपति को हटाना है, तो राज्यसभा पहले जांच करती कि भाई ये आरोप जो लगे हैं इनके ऊपर ये सही भी हैं या इनको मतलब फंसाया जा रहा है किसी रणनीति के थ्रू, ठीक है। तो उसके बाद वो जांच करता है, हाँ एकदम ठीक है, तब वो भी जो है 2/3 बहुमत से पास कर देते हैं। दोस्तों ये 2/3 बहुमत जो होता है ना, वो टोटल जो इसकी संख्या होगी राज्यसभा की या लोकसभा की, तो उसकी जो कुल संख्या होती है ना, उसका 2/3 होता है। ऐसा नहीं कि सदन में मान लीजिए 100 लोग मौजूद हैं, तो 100 में से जो है 70 लोग बोल दिए तो मतलब प्रेसिडेंट हटा दिया जाएगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। जो टोटल जो संख्या होगी ना, उसका 2/3, ना कि मौजूद जो लोग हैं उनका 2/3, ठीक है। तो टोटल संख्या जो होगी ना, इसीलिए कभी भी प्रेसिडेंट पर महाभियोग लागू नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक बहुत कठिन प्रक्रिया है, इतने सारे लोगों को मतलब कभी भी एक साथ लेके बहुत आसान नहीं है ये चीज़, ठीक है। तो इसलिए कभी महाभियोग की जो है किसी पर जो है पूर्ण नहीं हो पाया, ठीक है। तो बात आती है कि भाई इतनी उसके बाद सारी प्रक्रियाओं के बाद में जो है कि क्या होगा, तो जिस दिन से ये जो राज्यसभा है ये पास कर देगी, उसी दिन से जो है राष्ट्रपति अपने पद से हट जाएगा, कार्यमुक्त हो जाएगा, ठीक है। तो लास्ट में दोस्तों अब गब्बर पूछ रहा है कि भाई और सभा की कितने लोग शामिल थे, कौन कौन शामिल था मुझे हटाने में। तो शामिल थे भाई कौन कौन, राज्य वालों का यहाँ कोई काम नहीं होता अब, क्योंकि अब जब प्रेसिडेंट बन गया है तो भाई वो सुप्रीम हो गया है, ठीक है, भारत में सबसे बड़ा पद उसी का है। तो स्टेट वालों की तो कोई गिनती नहीं होगी, तो सेंटर वालों का ही काम रहेगा। तो स्टेट वालों के यानी कि विधान परिषद का तो पहले कोई काम नहीं था, विधानसभा का भी काम हट जाता है कि भाई विधानसभा का कोई भी मेंबर, इलेक्टेड नॉमिनेटेड कोई भी, ठीक है, विधानसभा कभी भी प्रेसिडेंट को हटाने में या उस पर महाभियोग चलाने में कभी भी कोई रोल उसका नहीं होता, ठीक है, कोई मतलब नहीं उनको। सिर्फ काम किसका बच जाता है, पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड और नॉमिनेटेड, निर्वाचित और मनोनीत, ठीक है। अब मनोनीत जो भाई लोग होते हैं ना, उनको भी थोड़ा मिल जाती है पावर कि भाई तुमको चुना नहीं है तो क्या तुमको हटा के तो मानेंगे ही, ठीक है। तो यहाँ पर संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों लोग जो है वोट करते हैं, राज्य वालों का काम बिल्कुल कुछ काम नहीं है यहाँ पे। तो इसी में गब्बर की जो बात थी वो उसका आंसर मिल गया कि कौन कौन शामिल था या कितने लोग शामिल थे। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको कैसा लगा मेरे वीडियो मुझे जरूर बताएं, और पॉलिटी के क्रैश कोर्स की वीडियोस जो है मैं लगातार अब डालता रहूँगा। आपको भी अगर किसी टॉपिक पर वीडियो बनवाना है तो मुझे कमेंट करके नीचे बता सकते हैं। थैंक यू।